हेलो एवरीवन, बिहार नमन जीएस के मंच पे मैं राकेश ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका हो चुका है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और आप निश्चित तौर पे अब मुख्य परीक्षा की तैयारी के बारे में सोचना आपने शुरू कर दिया होगा। तो दोस्तों, जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए जब आप कदम बढ़ाएंगे, जो आपको 3 पेपर आपको देना है। कौन कौन सा? एक देना है आपको जीएस पेपर 1 देना है, जीएस पेपर 1 देना है, जीएस पेपर आपको 2 देना है। इसके अलावा कोई आपका जो ऑप्शनल पेपर है वह आपको देना है। इसके ये आपका 300 का 300 और 300 ये आपके क्या है, ये आपके मेरिट पेपर हैं और इन्हीं का जो नंबर होगा उससे क्या होगा, आपके मुख्य परीक्षा का मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपको हिंदी देना है वो हिंदी क्या है, हिंदी आपका हिंदी सिर्फ क्या है, हिंदी आपका क्वालिफाइंग पेपर है और इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है। तो इसका नंबर जो होगा, नंबर आपका मुख्य परीक्षा के मेरिट बनने के लिए फिर इसके नंबर का कोई रोल नहीं होगा। आपका जो जीएस पेपर 1 का जो नंबर है, जीएस पेपर 2 का नंबर है और आपके ऑप्शनल पेपर का नंबर है, इसके नंबर और इंटरव्यू में जो आपके नंबर हैं उनके आधार पर क्या होगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और आपको उस हिसाब से आपको सेवाएं जो होगी, सेवाएं आपको आवंटित की जाएगी। तो जीएस पेपर 1 के बारे में जब आप देखेंगे तो ये आपका 3 पार्ट में है। जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 सेक्शन आपको 1 कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। इसमें आपको जो सेक्शन 1 है, इसमें क्या है, आपका हिस्ट्री है ना, और आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपका करंट है, आईआर है, करंट है प्लस आईआर है। और ये क्या है, ये आपका डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन सांख्यिकी है। नंबर के हिसाब से देखेंगे तो ये जो आपका सेक्शन 1 है वो आपको 114 नंबर का वेटेज रखे हुए है और करंट प्लस आईआर जो है वो भी आपका 114 नंबर का वेटेज रखे हुए है और डीआई जो है, डीआई आपका 72 नंबर का आपका वेटेज रखे हुए हैं। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आपका 114 नंबर है और यह जो आपका 114 नंबर है, आप कितना भी बेहतर से बेहतर आप लिखेंगे, 114 में 114 नंबर यानी कि 100% आप मार्क्स इसमें अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसमें भी आप 100% मार्क्स क्या होगा, अचीव आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन डीआई का जो 72 नंबर है, मैथमेटिक्स के आपके क्वेश्चन हैं और इसमें आप 100% जो मार्क्स है वह आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। ठीक है। हम लोगों ने अभी तक 14 बैच को हम लोगों ने बेहतर तरीके से प्रशिक्षित कर दिया है और 15वां बैच आपके सीडीपीओ प्रीलिम्स के बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो अभी तक जितने बैच को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है डीआई में, तो अंत तक जाते जाते क्लास क्लास की जो प्रोग्राम है उसको खत्म होते होते बच्चे इस लेवल पहुंच जाते हैं कि वो 72 में 72 नंबर को वो स्कोर कर सकें। और इसके अलावा जो बच्चे मुख्य परीक्षा हम लोगों के बैच से दिए हैं या इस बार भी 66वीं बीपीएससी आपके इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चों का कॉल हुआ है अपने संस्थान से, तो उसमें बच्चों ने डीआई में बहुत बेहतरीन उन्होंने किया है। तो निश्चित तौर पे आप भी बहुत बेहतरीन करेंगे। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डीआई जो है सेक्शन जो आपका जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 3 है, यह अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके बीपीएससी में सिलेक्शन के लिए। यदि नंबर के हिसाब से देखें तो 300 नंबर का है ये पेपर और 300 नंबर में 72 नंबर क्या है, डीआई का है, यानी कि परसेंटेज कितना हुआ, अकेले 24% का वेटेज यह डीआई आपका रखता है। और यह ऐसा नंबर है, इसमें आप 100 का 100% आप स्कोर कर सकते हैं, 72 का 72 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है। तो डीआई अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा और मैं राकेश ठाकुर आप लोगों को बिहार नमन जीएस के प्लेटफॉर्म पे डीआई में आपको प्रशिक्षित करूंगा और हमारी जो बैचेज होंगी वो आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। अभी कोविड का आपका संक्रमण का काल चल रहा था, ये अभी चल ही रहा है, तो अभी तक हम लोगों ने ऑनलाइन ही प्रशिक्षण दिया है अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेकिन अब सीडीपीओ प्रीलिम्स के बाद पटना में और दिल्ली में डीआई की ऑनलाइन के संग संग ऑफलाइन बैच भी शुरू की जा रही है और मेरे द्वारा आपको दिल्ली और पटना दोनों जगह आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। बिहार में पटना में ऑफलाइन मोड में क्लासेस आपकी कहाँ चलेगी, उस वेन्यू के बारे में आपको सीडीपीओ प्रीलिम्स के जस्ट बाद
आपको बता दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। जो बिहार नियमन जीएस का जो ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है या जो आपका फेसबुक पेज है या जो भी सोशल मीडिया का जो माध्यम है उसके माध्यम से आपके तक सूचना आपको प्रेषित कर दी जाएगी। या अगर यदि आप अपना नंबर अगर यदि आप हमारे पास छोड़ते हैं तो फिर उस नंबर पे क्या होगा आपको बता दी जाएगी कि वेन्यू क्या है उसका। तो खैर ये सारी बातें हुई। तो डीआई जो है, डीआई ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि डीआई क्या है, बस मैथमेटिक्स है, उसको तो हम कर लेंगे। तो ये जो आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है बच्चों का, यह क्या करता है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं बीपीएससी में सिलेक्शन के लिए, लेकिन डीआई के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन डीआई में बहुत कम नंबर आने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या उनको बेहतर जो है वो रैंक आपको नहीं मिल पाता है। तो डीआई के क्वेश्चन को सिर्फ बनाना ही अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, बीपीएससी के रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करना है डीआई के क्वेश्चन में, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे द्वारा आपको सिखाया जाएगा, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे डीआई के क्वेश्चन को आपको बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव आपको लिखना होता है और जब तक आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को नहीं लिखेंगे नंबर आपको बीपीएससी के द्वारा नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इसको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे यह समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो हम लोग 66वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं और देखते हैं कि 66वीं बीपीएससी में डीआई के क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार का आपका पूछा गया है और क्वेश्चन का डिमांड क्या है और क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है, कितने स्टेप में लेके चलना है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या है कि वो इतना लंबे चौड़े माध्यम से चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं कि उनका समय क्या होता है, उनका समय बहुत अधिक लग जाता है। दोस्तों ये जो एग्जाम है यह आपके टाइम मैनेजमेंट का गेम है, सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इस नॉलेज के संग संग टाइम मैनेजमेंट का ही गेम है। अगर यदि आपके पास नॉलेज बहुत बेहतरीन है लेकिन आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इस परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो आइए हम लोग डीआई के जो 66वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके माध्यम से हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि बीपीएससी में डीआई के क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्वेश्चन का डिमांड क्या है और कैसे अपने को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो अपने को पूरा नंबर मिलेगा। 100% हम इसमें स्कोर कर सकते हैं और निश्चित तौर पर बीपीएससी में हम लोग सफल हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को उठाते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है तो इसलिए मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, एक एक करके क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं या चाहे तो आप 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन अपने पास रख सकते हैं और फिर वीडियो से आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है मेरे हाथ में और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सेक्शन थर्ड में खंड थर्ड में डीआई का आपका पोर्शन है और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया है। आपने सिलेबस को यदि देखा होगा, पैटर्न को आपने समझा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि 4 क्वेश्चन जो है वो आपके डीआई में आपसे पूछे जाते हैं और किसी भी 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, यह आपके पाई चार्ट का क्वेश्चन है। 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है और पाई चार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई वृत्त सारणी विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित भूमि बंटन एक गांव में को प्रदर्शित करती है। वृत्त सारणी का सावधानी से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन को आप बहुत ही गंभीरता से आप उसको पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक गांव है जिस गांव में जो अलग अलग जो फसलों का उत्पादन हो रहा है जितने क्षेत्रफल में, उसके बारे में एक आपको पाई चार्ट में डाटा आपको मेंशन किया गया है। विभिन्न खाद्य फसलों के लिए क्षेत्रफल बंटन एकड़ में दिया गया है और जो पाई चार्ट है उसमें डिग्री के माध्यम से यानी कि पूर्णिया मान के माध्यम से हर फसल के क्षेत्रफल को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें गेहूं के लिए आपका 72 डिग्री, चावल के लिए 72 डिग्री, अन्य फसल के लिए 99 डिग्री, 99 डिग्री, मक्का के लिए 45 डिग्री, बाजरा के लिए 18 डिग्री, ज्वार के लिए 18 डिग्री, जौ के लिए 36 डिग्री को यह रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने इस 12 नंबर प्रश्न में ABCDE 5 प्रश्न को उन्होंने पूछा है और क्वेश्चन का जो मार्किंग है उस कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उन्होंने दिया है
कि ए नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका 4 नंबर का है, बी 4 नंबर का है, सी जो है वो 8 नंबर का है, डी जो है वो 10 नंबर का है और ई 10 नंबर का है। यानी कि जो इसका पहला क्वेश्चन है वो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, जबकि इसका चौथा यानी कि डी और ई नंबर जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो आपका जो मार्क्स का जो डिवीजन है, अंकों का जो बंटवारा है, यह आपको इनडायरेक्टली रूप से यह भी आपको बता रहा है कि आपको किस प्रश्न में कितना आपको वर्ड खर्च करना है या कितना स्टेप आप उसको लेके जा सकते हैं, राइट। तो आइए पहला जो प्रश्न है ए नंबर, यह आपके 4 नंबर का प्रश्न है और पढ़ते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। दोस्तों अभी तक जितने भी आपके बीपीएससी के एग्जाम आपके हुए हैं और उसमें जो डीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे लगता है कि शायद अभी तक मेरी जहां तक समझ है 66वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन है वो सबसे इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा डीआई का। अब इसके पृष्ठभूमि में या तो कोविड का काल रहा हो या बीपीएससी की उदारता रही हो, जो भी रही हो, ठीक है चीजों को, तो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। अब पाई चार्ट जो है, पाई चार्ट के जब जितने भी आपके फसल हैं इनके कोणीय मानों को आप जब आप जोड़ेंगे तो ये कितने को, ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जब इसको अगर एक परसेंटेज वाइज जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 100% को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो कैसे इसको हम लोग क्वेश्चन को लिखें। आपको कई बार क्या करना होता है कि आपको कई बार स्मार्ट वर्क करना होता है और आपको इस हिसाब से चीज़ों को लिखना होता है कि हमको 100% मार्क्स मिले, या अगर यदि कहीं पे अगर यदि मार्क्स अगर कटौती करने की नौबत अगर यदि आती है तो जो हमारा समय बचे वो समय हम किसी दूसरे सेक्शन में जाके वहां से क्या करें, नंबर को उठाएं। ये बिल्कुल प्लानिंग, ये पूरा टाइम मैनेजमेंट और एक स्ट्रेटेजिक गेम है। तो इसके हिसाब से आप इसी हिसाब से अपने मुख्य परीक्षा की आप तैयारी करना। तो क्वेश्चन कर रहा है कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% का आवंटित करता है। तो दोस्तों देखो, टोटल जो आपका डिग्री में अगर यदि कन्वर्ट किया जाए तो यह 360 डिग्री होगा, और या अगर इसको परसेंटेज में अगर यदि हम खाद्य फसलों के क्षेत्रफल को ये करें तो यह 100% को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब यह है कि 100% बराबर 360 डिग्री, तो आप ऐसे भी लिख लें, ठीक है, ऐसे लिख लें कि 100% बराबर 360 डिग्री, तो 50% रिप्रेजेंट की बात की जा रही है, यानी कि 50% बराबर 180 डिग्री। यानी कि जिन फसलों के क्षेत्रफल का जो कोणीय मान का योग 180 डिग्री होगा वो क्या होगा, वो आपके 50% को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर यदि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते तो फिर आप ऐसे ही क्वेश्चन को बना लेते, लेकिन चूंकि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको स्टेप बाय चीजों को आपको लिखना होगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को उठाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे, वृत्त सारणी के विभिन्न संघटक फसलों का क्षेत्रफल। वृत्त सारणी में दिए गए क्वेश्चन नंबर ए, वृत्त सारणी में दिए गए विभिन्न संघटक फसलों का क्षेत्रफल, ब्रैकेट में डिग्री में बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पुनः वृत्त सारणी में दिए गए विभिन्न संघटक फसलों का क्षेत्रफल, फसलों का कुल क्षेत्रफल, फसलों का यहां भी कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में, प्रतिशत, तो कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। आपने 2 लाइन में क्या किया, आपने बता दिया कि जो 360 डिग्री है टोटल फसलों का संघटक, जो संघटक फसलें हैं उनके लिए जो कोणीय मान है उनका कुल जो है वो योग कितना है, 360 डिग्री के बराबर है, और इसको 100% के रूप में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, चूंकि 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए 50% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 50% 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां तक आपने लिख दिया। ठीक है, अब प्रश्न से, अब प्रश्न से वृत्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अब देखो गेहूं का क्या है, गेहूं का आपका जो है वो गेहूं, जौ, गेहूं और चावल। अब जब आप देखेंगे तो 180 डिग्री किसका किसका? तो जौ, गेहूं एवं चावल। तो प्रश्न से जौ, गेहूं एवं चावल, चावल का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल ब्रैकेट में डिग्री में। तो गेहूं, जौ का कितना है भाई? तो जौ का देखिए, जौ का आपका 36 डिग्री है, यानी कि 36 डिग्री प्लस गेहूं के लिए कितना है आपका 72 डिग्री, प्लस चावल के लिए कितना है? चावल के लिए आपका 72 डिग्री। टोटल कितना हो गया? टोटल आपका 180 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तो आपका ग्रुप ये हो गया, ठीक है, गेहूं, चावल, जौ, गेहूं और चावल का हो गया। इसके अलावा क्या और दूसरा भी कोई ग्रुप है? तो आप देखेंगे इस वृत्त आपका पाई चार्ट में कि एक दूसरा ग्रुप है जौ, मक्का और अन्य का। जौ, मक्का और अन्य, यह भी क्या हो रहा है? यह भी आपके 180 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाएं, चलिए इसको मिटाते हैं। पुनः कौन कौन सा मैंने बताया? जौ, गेहूं, जौ, मक्का और अन्य। पुनः जौ, मक्का एवं अन्य का कुल क्षेत्रफल, ब्रैकेट में जरूर लिखना है, डिग्री में हम बता रहे हैं चीजों को। तो जौ के लिए कितना है दोस्तों? जौ के लिए आपका 36 डिग्री, 36 डिग्री प्लस आपका मक्का कितना है? मक्का 45 डिग्री है, 45 डिग्री प्लस अन्य कितना है? अन्य आपका 90 डिग्री है। अब इसको आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 9, 5, 14, 14, 6, 20 और 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए स्पष्ट है कि दो फसल समूहों पहला जौ, गेहूं एवं चावल, जौ, गेहूं एवं चावल तथा जौ, मक्का एवं अन्य, जौ, मक्का एवं अन्य, जौ, मक्का एवं अन्य। स्पष्ट है कि दो फसल समूह जौ, गेहूं एवं चावल तथा जौ, मक्का एवं अन्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। या अन्य क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाँ, अन्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। आप चाहें तो यहां पे एक लाइन और लिख सकते हैं ऊपर, यहां पे चूंकि 50% बराबर 180 डिग्री, अतः स्पष्ट है कि दो फसल समूहों जौ, गेहूं एवं चावल तथा जौ, मक्का एवं अन्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से आप चीजों को लिख देंगे, लिख के आप आंसर निकाल देंगे। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप यह भी कर सकते हैं कि जितने भी आपको जो फसल दिए गए हैं, गेहूं, चावल, अन्य, मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, इन सबको क्या करें आप प्रतिशत में क्या करें, प्रतिशत में आप कन्वर्ट कर दें। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दें, ठीक है, या क्या करें आप
या तो आप क्या करें, आप प्रतिशत में कन्वर्ट करें। तो जैसे मान लो सपोज करो गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, तो गेहूं के लिए कितना दिया गया है, 72 डिग्री दिया गया है, यानी कि 360 डिग्री में 72 डिग्री, तो 100 में कितना, ठीक है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका ये गया 36 दूनी 72, यानी कि आपके 20% को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कि जौ को निकालना होगा, जौ को निकालना होगा तो जौ कितना हो जाएगा कि 36/360 गुणा 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 10% हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका चावल निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, तो चावल कितना हो जाएगा, चावल हो जाएगा आपको 72/360 गुणा 100, यानी कि ये हो जाएगा 20%। अब आप इसको भी जोड़ेंगे तो कितना, 20, 10, 30, 30, 20, 50, यानी कि ये भी 50% को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो या तो आप चाहें तो क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं कि वृत्त सारणी के विभिन्न संगठक फसलों का क्षेत्रफल प्रतिशत में निरूपित करने पे या प्रतिशत में निकालने पे सबका प्रतिशत निकाल लें, फिर ठीक है। गेहूं वृत्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि गेहूं, जौ एवं चावल एक समूह और दूसरा आपका जौ, मक्का एवं अन्य दूसरा समूह, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन को बनाने का अलग अलग तरीका आपका हो सकता है, बस टर्म कंडीशन क्या है, शर्त यह है कि वो मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि आपने मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करते हुए किसी भी तरीके से यदि क्वेश्चन को बनाया है तो फिर आपको 100% मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रश्न की चलते हैं। सेकंड प्रश्न क्या कर रहा है, सेकंड प्रश्न कह रहा है कि यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़, यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल 1.5 मिलियन एकड़ हो तो चावल के फसल के लिए कितना क्षेत्र मिलियन एकड़ में था, ठीक है। तो ज्वार के लिए आवंटित क्षेत्रफल कितना है डिग्री में, बी नंबर क्वेश्चन प्रश्न से या आप लिखेंगे दिया गया है कि प्रश्न से ज्वार के लिए आवंटित क्षेत्रफल डिग्री में कितना है भाई, बराबर यह है ज्वार के लिए कितना है दोस्तों, तो ज्वार के लिए है आपका 18 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न से क्या है भाई, चाहे यहां पे आप ऐसे लिख दें, दिया गया है कि ज्वार के लिए आवंटित क्षेत्रफल डिग्री में 18 डिग्री। अब लिखे अब प्रश्न से या प्रश्नानुसार, चूंकि 18 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5 मिलियन एकड़। यूनिट जरूर आप लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नंबर आपका कट जाएगा। तो चूंकि 18 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5 मिलियन को, तो इसलिए 1 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा आपको 1.5 मिलियन बटा 18 डिग्री, ठीक है, मिलियन एकड़ बटा 18 डिग्री। तो इसलिए चावल के लिए आवंटित क्षेत्रफल, चावल के लिए आवंटित क्षेत्रफल मिलियन एकड़ में है ना, क्योंकि मिलियन एकड़ में अपने को निकालना है, ब्रैकेट में मिलियन एकड़ में, एक मिनट को, चावल के लिए आवंटित क्षेत्रफल चूंकि एकड़ में दिया गया है ना, तो हमने क्या किया इसको, चाहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, मिलियन एकड़ लिखो कोई दिक्कत नहीं, या एकड़ ए में भी, एकड़ ए में लिख सकते हो, एकड़ में तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 मिलियन एकड़ बटा 18 गुना चावल के लिए कितना है भाई, चावल के लिए आपका 72 डिग्री है, यानी कि 18 चौक 72, 5 का 60, यानी कि 6 मिलियन एकड़ हो गया।
ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यूनिट को बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, यूनिट अगर यदि आप भूल जाएंगे तो फिर मामला क्या हो जाएगा, मामला आपका गंभीर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सेकंड प्रश्न को आपको बना देना है, नंबर आपको टोटल मिलेगा। ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको स्टेप में लेके नहीं चलना है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो तीसरा नंबर जो प्रश्न है वह आपके 8 नंबर का आपका प्रश्न है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना हो, जो गेहूं का जो उत्पादन हुआ है वह जौ के उत्पादन का कितना हो, 6 गुना हो, तो गेहूं एवं जौ के प्रति एकड़ उत्पाद का अनुपात क्या है। ठीक है, यदि इसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो है कि इफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ बार्ले, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन यील्ड पर एकड़ ऑफ व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का कितना है, आपका 6 गुना हो, तो गेहूं का कितना उत्पादन हुआ है ये तो कुछ दिया नहीं गया है, सिर्फ यह दिया गया है कि विभिन्न फसलों के लिए क्षेत्रफल बंटन एकड़ में दिया गया है, आपका क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि कितना जमीन पे वो उत्पादन हुआ है, बस आपको उतना ही दिया गया। ठीक है, तो मान लेते हैं, है ना, तो मान लिया कि गेहूं का उत्पादन कितना है, x kg है, माना कि ये 3 नंबर क्वेश्चन, माना कि गेहूं का, एक मिनट, गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है, तो हम जौ का उत्पादन मानेंगे, तो माना कि जौ का उत्पादन, राइट, माना कि जौ का उत्पादन बराबर कितना है, x kg। ठीक है, ये आप हिंदी में लिखेंगे प्रोग्राम, x kg है। ठीक है, तो इसलिए गेहूं का उत्पादन कितना हो जाएगा, इसलिए गेहूं का उत्पादन बराबर हो जाएगा 6x kg। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्षेत्रफल भी टोटल आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, एकड़ में कि कितना एकड़ जो आपका जो गेहूं, चावल, अन्य मक्का, बाजरा, ज्वार, जो फसलें हैं उनका तो आपको डिग्री में वैल्यू दिया गया है, लेकिन टोटल क्षेत्रफल कितना है यह नहीं दिया गया है। तो इस क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं कि मान लिया कि विभिन्न खाद्य फसलों के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए उपयोग किया गया कुल भूमि बराबर 100 एकड़। ठीक है, तो अब माना कि विभिन्न खाद्य फसलों, विभिन्न दिए गए, माना कि दिए गए विभिन्न खाद्य फसलों के उत्पादन के लिए आवंटित भूमि का क्षेत्रफल बराबर 100 एकड़। ठीक है, तो जौ के फसल के लिए आवंटित कुल भूमि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसलिए जौ के उत्पादन के लिए कुल आवंटित भूमि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई। तो अब देखो, अगर यदि हमने मान लिया 100 एकड़, तो इसका मतलब क्या है कि 360 डिग्री बराबर कितना है, 360 डिग्री बराबर 100 एकड़ के बराबर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, तो अब देखो जौ कितना है, 36 डिग्री है, यानी कि 36/360 गुना 100 है ना,
यानी कि 360 डिग्री में 36 डिग्री जो है वह आपके जौ के उत्पादन के लिए आवंटित भूमि क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100 एकड़ में कितना करेगा, यानी कि यह आपका हो जाएगा 10 एकड़। ठीक है। इसी प्रकार गेहूं के उत्पादन के लिए कुल आवंटित भूमि क्षेत्रफल, इसी प्रकार भूमि क्षेत्रफल यहां पे लिखेंगे एकड़ में, यूनिट बिल्कुल नहीं भूलना है, एकड़ में। इसी प्रकार गेहूं के उत्पादन के लिए कुल आवंटित भूमि क्षेत्रफल, कुल आवंटित भूमि क्षेत्रफल एकड़ में। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो गेहूं कितना है 72 है, यानी कि 72/360 गुणा 100, तो ये आपका हो जाएगा 20 एकड़। ठीक है। अब देखिए जौ का उत्पादन टोटल हुआ है x kg और कितने जमीन पे हुआ है 10 एकड़ में हुआ है, और गेहूं का उत्पादन टोटल हुआ है 6x kg और यह टोटल कितने जमीन पे हुआ है, आपको 20 एकड़ जमीन पे हुआ है। उत्पाद जो है, जो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, उसके अनुपात के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रति एकड़ जो है वह गेहूं का जो आपका उत्पादन है और प्रति एकड़ जो आपका जौ का उत्पादन है, उन दोनों के बीच क्या है आपका अनुपात क्या है। ठीक है। तो टोटल उत्पादन जौ का कितना है x kg है, और यह कितने में हुआ होगा 10 एकड़ में। टोटल 10 एकड़ में x kg का उत्पादन हुआ है, तो 1 एकड़ में कितना होगा x/10 है ना, x/10। ठीक है, केजी। उसी प्रकार गेहूं का टोटल उत्पादन 6x kg है और टोटल 20 एकड़, यानी कि 1 एकड़ में कितना हुआ होगा, तो 6x kg/20 ये होगा ना, 6x/20 kg हुआ होगा, ये हुआ होगा। इसको मैं मिटाता हूं, ऊपर वाले को मैं मिटाता हूं। ठीक है, चलिए यहां तक मैं मिटाता हूं इस चीज को। ठीक है। अब प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन, प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन, तो प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन कितना हो जाएगा भाई, तो टोटल उत्पादन कितना है आपका 6x/20 kg, ये हुआ ना। ठीक है, प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन हो जाएगा 6x/20 kg एवं प्रति एकड़ जौ का उत्पादन, तो प्रति एकड़ जौ का जो उत्पादन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x/10 kg। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं और जौ के प्रति एकड़ उत्पाद का अनुपात क्या है, तो इसलिए गेहूं एवं जौ के प्रति एकड़ उत्पाद का अभिष्ट अनुपात, इसलिए गेहूं तथा जौ के प्रति एकड़ उत्पाद का अभिष्ट अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यह अभिष्ट अनुपात हो जाएगा 6x/20/x/10, यानी कि ये हो जाएगा 6x गुना 10/20 गुना x, यह आपका गया, यह आपका हो गया 10 गुनी 20 और ये हो गया आपको 3:1 और ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आपको आसान आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिर्फ आपको चीजों को समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अगला प्रश्न है, यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक होता है,
तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था? कितना आसान प्रश्न है। क्वेश्चन करा कि यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक होता है। अब सिर्फ हमको क्या दिया गया है, सिर्फ क्षेत्रफल दिया गया है, वो भी डिग्री में दिया गया है, एकड़ है ना, डिग्री में दिया गया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने को मानना है। तो हम अगर मान लेते हैं कि जौ के प्रति एकड़ उत्पादन 100 केजी है, माना कि डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर, माना कि जौ का प्रति एकड़ उत्पादन बराबर 100 केजी। ठीक है, जौ का प्रति एकड़ उत्पादन बराबर 100 केजी। तो इसलिए चावल का प्रति एकड़ उत्पादन कितना हो जाएगा? चावल का प्रति एकड़ उत्पादन क्या हो जाएगा? 50% क्या है? अधिक है, यानी कि 100 गुणा 150 बटा 100 यानी कि 150 केजी। ठीक है, तो जौ का प्रति एकड़ उत्पादन 100 केजी है और चावल का प्रति एकड़ उत्पादन 150 केजी है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था? ठीक है, तो प्रति एकड़ उत्पादन 100 केजी है, ये 150 केजी है। अब टोटल आपका जो भूमि है वो भी आपको नहीं दिया गया है, तो हमने मान लिया कि फसलों के लिए कुल आवंटित भूमि क्षेत्र बराबर 100 एकड़। अब माना कि फसलों के उत्पादन के लिए आवंटित कुल भूमि क्षेत्रफल बराबर 100 एकड़। ठीक है, तो इसलिए जौ के लिए आवंटित भूमि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसलिए जौ के उत्पादन के लिए आवंटित भूमि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? तो जौ कितना डिग्री को है? 36 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 36 बटा 360 गुणा 100, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 10 एकड़। ठीक है, चावल के उत्पादन के लिए आवंटित कुल भूमि क्षेत्रफल आपको लिखना होगा, है ना, मैंने इस तरह कर दिया। तो ये आपका इसका है ना। तो चावल के लिए कितना हो जाएगा? तो चावल के लिए भाई आपका कितना है? आपका 72 है, यानी कि 72 बटा 360 गुना 100 यानी कि 20 एकड़। अब देखिए, जौ का प्रति एकड़ उत्पादन 100 केजी हो रहा है और टोटल कितना? 10 एकड़ में हुआ है। चावल का प्रति एकड़ उत्पादन 150 केजी हो रहा है, टोटल 20 एकड़ में हुआ है। तो इसलिए जौ का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा भाई? तो 1 एकड़ में 100 केजी है, तो 10 एकड़ में कितना हो जाएगा भाई? तो यह हो जाएगा आपको 1 एकड़ में 100 केजी, तो 10 एकड़ में आपका हो जाएगा 1000 केजी। ठीक है, इसी प्रकार चावल का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आपका 1 एकड़ में 150 केजी, तो 20 एकड़ में हो जाएगा 3000 केजी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, यानी कि 3000 का x% बराबर 1000। ये ना क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 का x% बराबर 1000। तो ऊपर का मिटाते हैं। ठीक है, इसलिए
प्रश्न से 3000 kg का x% बराबर 1000, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 100 बटा 3000, ये आपका गया, यानी कितना हो जाएगा 33.1/3%। और यही क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सिर्फ आपको समझना है कि प्रश्न का डिमांड क्या है, और ये प्रश्न आपका 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो अगर देख आप इस तरह स्टेप बाय चीजों को आप लिख देंगे तो फिर आपको क्या होगा, आपको 100% नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या ई की तरफ चलते हैं। आइए, ई नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ई नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो मान लिया कि फसलों के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल बराबर 100 एकड़, माना कि फसलों के लिए कुल आवंटित क्षेत्रफल बराबर कितना, 100 एकड़। ठीक है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ाने पर, फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल में 5% की वृद्धि करने पर, यानी कि 100 एकड़ का 105/100 यानी कि 105 एकड़। ठीक है, गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि की जाए। ठीक है, तो गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल पुनः चाहे अब गेहूं के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, तो 360 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा गेहूं के लिए कितना है, तो गेहूं का आपका 72 है, यानी कि 72/360 गुणा 100 यानी कि ये आपका है 20 एकड़ है। ठीक है, इसलिए 20 एकड़ में 12% की वृद्धि करने पर, इसलिए 20 एकड़ में 12% की वृद्धि करने पर कुल भूमि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, तो 20 का 112/100 यानी कि ये हो गया आपको 5 दूनी 10, ये हो गया आपको कितना हो गया 22.4 एकड़ हो गया, 22.4 एकड़। देखिए ये 20/2500, ये हो गया 5 दूनी 10 और फिर हो गया 5 दूनी 10, 5 22.4 एकड़।
ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो 105 एकड़ में 22.4 एकड़ गेहूं के लिए है, तो 360 में, तो इसलिए अभिष्ट केंद्रीय मान है ना, गेहूं के लिए अभिष्ट कोणीय मान, इसलिए गेहूं के लिए दिखाई दे रहा है, हाँ, इसलिए गेहूं, चलो ऊपर ले लेते हैं, मिटा देते हैं, इसलिए गेहूं के लिए कुल क्षेत्रफल का अभिष्ट कोणीय मान या डिग्री में मान कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 22.5 एकड़ जो है वो कितने में है, 105 में है, तो 360 में कितने का है, यानी कि ये हो जाएगा आपको 76.8 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आपका 66वीं पीएससी का यह आपका 12 नंबर यह क्वेश्चन था, पाइचर का क्वेश्चन था और बहुत आसान प्रश्न था। दोस्तों मैं एक सलाह आपको और दूंगा, जैसा कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को सलाह देता हूं कि यदि पाइचर के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में अगर पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करना कि उस पाइचर के क्वेश्चन को आप पकड़ें, क्योंकि पाइचर के क्वेश्चन से आपको डाटा को फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। सारा खेल जो है वो डाटा के फाइंड आउट करने पे है। यदि आप आसानी से डाटा को फाइंड आउट कर लेते हैं तो प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं, और यदि डाटा फाइंड आउट करने में आपको मुश्किल हो रही है तो फिर प्रश्न भी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 13 के संग मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।